1920 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी कड़ियां टूटनी शुरू होंगी और जो पहली कड़ी तुम्हारी टूटेगी वो खिलाफत की कड़ी होगी। 1920 खिलाफत उस्मानिया टूटी, हिस्से बखरे कर दिए गए, मॉडर्न सेकुलर नेशन स्टेट्स का वजूद आया और मॉडर्न नेशन स्टेट ने तीन चीजें आप लोगों पर लाजम करार दे दी। ये मिस्र है, ये इराक है, ये फ्रांस है, ये बेल्जियम है। 1920 में पासपोर्ट का डिजाइन आया, 1924 में वीजा रेगुलेशन आई, 1926 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज आई, दुनिया चिड़ियाघर बन गई। तीन चीजें आप पर लाजम करार दे दी गई। एवरी कंट्री मस्ट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, हर मुल्क का एक दस्तूर होना चाहिए। ये दस्तूर क्या चीज है? ये रेप्लिका है, मुख्तलिफ किस्म की चीजों का रेप्लिका है जो आपके सामने पेश किया जाता है। 5-6 शिकें निकाल दें, हर मुल्क का दस्तूर एक। इसीलिए शर्म का मकाम है मुसलमानों के लिए कि 1948 में जिस वक्त कैनेसेट का पहला इजलास होता है इजराइल का, और जब वो वहां बैठते हैं तो डेविड बिन गोरियान कहता है वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट अ बुक विच शुड हैव मोर स्टेटस देन तालमुद एंड तौरा। हम कोई एक ऐसी किताब तख्लीक नहीं करेंगे जिसकी इज्जत और तौकीर तालमुद और तौरात से ज्यादा हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इजराइल इज तौरा। इजराइल का आईन तौरात है और उसके बाद आज तक इजराइल ने अपना आईन नहीं बनाया, उसी तौरात पर अमल करते हुए वो आगे चलते हैं। दूसरी चीज, एवरी कंट्री मस्ट हैव अ बैंक, सेंट्रल बैंक। मेरी और आपकी पहचान क्या है दुनिया के अंदर? मेरी आपकी पहचान पेपर करेंसी है जिससे हम पहचाने जाते हैं। मेरे नोट के ऊपर कायद आजम की तस्वीर है, उसके नोट पे गांधी की तस्वीर है, उसके नोट के ऊपर वाशिंगटन की तस्वीर है। तीसरा, एवरी कंट्री मस्ट हैव अ नेशनल डेट। क्या दुनिया में हमेशा इस निजाम के आने से पहले इंसान इंसानों पर कर्जा डालते थे? कभी कौमें मकरूज नहीं हुआ करती थी। 1947 से पहले बर्रे सगीर पाक और हिंद पर 1 रुपए का कर्जा नहीं था। हमारे अंग्रेज हमारे बाप का रिश्तेदार नहीं था कि हमारे ऊपर खर्चा करता। 5 करोड़ पाउंड लेवी थी जो यहां से जाती थी और बर्तानिया को पहुंचाई जाती थी। दुनिया का बिगेस्ट इरिगेशन सिस्टम यहां बना, दुनिया का बेहतरीन रेलवे का निजाम यहां बना, कॉलेजेस बने, स्कूल बने, अस्पताल बने। अकेली मॉल रोड आज बनाने चले जाएंगे तो आप कहेंगे जाओ इंटरनेशनल बिडिंग, एक तस्वर बना दिया गया। वो जो पाजा साहब बता रहे थे $15 ट्रिलियन अमेरिकन जीडीपी, 16 to 17 ट्रिलियन अमेरिकन डेट। कभी अमेरिका के डेट पोर्टफोलियो पे जाके देखिएगा, यूं ऐसे उससे गिरते हैं जैसे पेट्रोल भरते हैं ना, वैसे फिगर्स गिरते जाते हैं ताकि पूरी कौम को इस सूद के शिकंजे में गाड़ लिया जाए, मकरूज कर दिया जाए। 1920 दुनिया का पहला मिस वर्ल्ड का कंपटीशन, फहाशी और ओरियानी का आगाज। 1920 दुनिया की पहली पोर्नोग्राफिक फौज फिल्म। दुनिया के अंदर उस पेपर करेंसी को एक ऑक्टोपस की तरह फैलाया गया और 1945 में जिस दिन नॉर्मंडी फतह हुआ है उस दिन पहला बर्टन वुड और एग्रीमेंट किया गया कि अब ये करेंसी जो है ये अब इस दुनिया के अंदर गोल्ड इक्विवेलेंस की बुनियाद पे आएगी। 1972 में एक सादा लो सदर फ्रांस का वो अमेरिका में चला गया और उसने निक्सन के पास जाके कहा हजरत हमारे $2 बिलियन हमारे पास हैं, आपके पास हैं, आप हमें उसके बदले में जो सोना इक्विवेलेंस है वो दे दो। उन्होंने कहा अच्छा, ये वादा तो हमने ऐसे नहीं किया था, ये तो वादा पूरा करने के लिए नहीं किया था। फिर इकट्ठे हुए और कहा गुडविल ऑफ द कंट्री, हम डिटरमिन करेंगे कि कौन सा मुल्क ज्यादा अमीर है और कौन सा मुल्क ज्यादा गरीब है, किसकी करेंसी में ज्यादा ताकत है। और असूल जब बनाया गया कि एक हम बनाएंगे बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो तय करेगा कि कौन से मुल्क की करेंसी मजबूत है। नाइजीरिया इज एन ऑयल रिच कंट्री। नाइजीरिया एक सबसे बड़ा तेल ऐसा जखीरा है जो सऊदी अरब के पास से भी 1.5 गुना ज्यादा है, उसकी करेंसी कमजोर है। आइसलैंड जहां घास नहीं उगती वहां उसकी करेंसी मजबूत है। इस पूरे शिकंजे में से निकला क्या? इस पूरे शिकंजे से जो चीज निकली वो थी एक इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक सेकुलर सिस्टम। $6.8 बिलियन ओबामा को मिलते हैं तो इलेक्शन लड़ता है। 4.5 बिलियन यूरोज जहां सरकोजी को मिलते हैं तो इलेक्शन जीतता है। गॉर्डन ब्राउन को मिलते हैं तो इलेक्शन जीतता है। आज पाकिस्तान में आप कहें नॉन पार्टी इलेक्शन कराओ, कहे ये जौलक का चमचा गद्दार
पार्टी का इलेक्शन क्यों होता है? इसलिए कि पूरी की पूरी पार्टी खरीदी जाती है। आप पूछे नवाज शरीफ से, आज पूछे जरदारी से, आज पूछे इमरान खान से, हमारे पास पैसा आता कहां से है? कोई हिसाब नहीं, दुनिया की कोई सियासी पार्टी अपने अकाउंट्स का हिसाब नहीं दे सकती कहां से है। जो आखिरी दफा ये जो सेनेट के इलेक्शन हुए, इसके जब बिल्स इतने बढ़ गए $4.6 बिलियन इन टर्म इलेक्शंस के, तो लोगों ने पूछा कहां से आया? उन्होंने कहा हमें कुछ पता नहीं है। ये तो लोगों ने इंडिविजुअल, जैसे हम कहते हैं, हमारे कहते हैं वो जी मेरे मद्दाहीन खाना खिलाते हैं, मेरे मद्दाहीन ये कर। एग्जैक्टली यही आंसर दिया गया, एग्जैक्टली यही आंसर दिया गया जब गॉर्डन ब्राउन से पूछा गया कि 2 बिलियन की तुम्हारी इश्तिहाराती मुहिम कैसे चल गई? तो उसने कहा तो वो तो एक हमने कॉक्सिस बनाए हुए थे और वो लोग खुद ही खुद इश्तिहार देते थे। ये सब कैसे होता है? इसलिए होता है कि जो आर्टिफिशियल क्रेडिट क्रिएशन होती है। एक किताब कभी कभी मैं जरूर कहता हूं पढ़ा करें, अल्लामा इकबाल ने 1905 में एक किताब लिखी थी, उसका नाम है इल्मुल इक्तिसाद। वो किताब ऐसी है कि 2014 तक जो सवाल आज तक इकोनॉमिक्स के हैं, अल्लामा इकबाल ने उसके अंदर बता दिए हुए। वो किताब लेके उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में लिखी, फिर उन्होंने उसमें उर्दू में तर्जमा किया। वो लाहौर शहर में घूमते रहे कि कोई शख्स उनकी किताब छाप दे, कोई किताब छापने को तैयार नहीं था। इकबाल ने वो खुद किताब लिखी और छापी, और उसके ऊपर वाहिद किताब है जिसके ऊपर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने लिखा, शेख मोहम्मद इकबाल लिखा हुआ है। अल्लामा इकबाल उसमें कहते हैं कि बैंक जो है ये कर्जा नहीं देता, बैंक भरोसा बेचता है। एक 10 लाख का कागज है, ये कागज मैं लेता हूं, गन्ने वाले के पास जाता हूं, गन्ने वाला चीनी वाले के पास जाता है, चीनी वाला जो है वो खाद वाले के पास जाता है, खाद वाला जो है दवाई वाले के पास जाता है, और बैंक जो है वो 1 करोड़ रुपए का मालिक बन जाता है। ये वो आर्टिफिशियल क्रेडिट क्रिएशन, जैसे शायद सिद्दीकी साहब तशरीफ लाए, उनके सामने मेरे इल्म की कोई मकाम मर्तबा नहीं, जिसे M1 और M2 कहते हैं। आज पाकिस्तान के लोग चेक लेके बैंक के दरवाजे पर खड़े हो जाए कि हमें सिर्फ इसके बदले में वो कागज के जाली नोट दे दो जो हुकूमत पाकिस्तान ने छापे। बैंकों के पास वो जाली नोट देने के लिए भी पैसे नहीं होते। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जो खातेदारों की तादाद है वो तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख स्टेट बैंक की फिगर्स हैं। उसके अंदर जो 10 लाख से कम हैं वो 1 करोड़ 60 लाख के करीब है, जिनको धक्के दे देकर कहा गया है कि तुम जाओ सूद के निजाम पे, तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी, खबरदार बैंक में अकाउंट खोलो, तुम जमादार हो, अब जाओ बैंक में अकाउंट खोलो, हम नहीं देते तनख्वाह तुमको। धक्के देकर जिनको भेजा गया। सिर्फ 4 बंदे अगर एक बड़ा महकमा मुलाजम रख ले कि जो लोगों की तनख्वाहों को हैंडल करे, तो किसी को बैंक जाने की जरूरत नहीं। 8,925 लोग ऐसे हैं खातेदार जिनके पास 1 करोड़ से ज्यादा की मालियत के अकाउंट्स हैं। इन 8 करोड़ 925-26 के करीब लोगों के लिए पूरे का पूरा सूद के निजाम का जाल बिछाया गया है। इसलिए कि ये सूद का जो निजाम है ये करता क्या है? ये 45 करोड़ कॉरपोरेशन हैं दुनिया की, उसको 500 कोर कॉरपोरेशन कंट्रोल करती हैं, उनको 500 को 20 बैंक कंट्रोल करते हैं, और उन 20 बैंक को गिराने के लिए अगर कोई ताकत आती है तो हमने एक इंश्योरेंस का पूरा सिस्टम खड़ा किया हुआ है कि ये बैंक डूबने ना पाए। मेरा पैसा इंश्योरेंस में मौजूद है, मैं बैंक को आके खड़ा कर देता हूं। ये वो पूरा जाल है, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, जो मैंने आपसे कहा है, जो उस निजाम का हिस्सा है। और अल्लाह ने फरमाया वहुम मिन कुल्li खदबिन यंसलून, तुम पर वो हर बुलंदी से हमलावर होंगे। पूरा बैंकिंग सिस्टम कहां से आता है? सैटेलाइट से। तमाम आपकी फाशी और पोर्नोग्राफी कहां से आती है? सैटेलाइट से। आपका पूरे का पूरा इस वक्त दुनिया का निजाम, जिसमें ड्रोन हमलों से लेके हर चीज सैटेलाइट कंट्रोल होता है। और जो इकबाल ने कहा था, खुल गए याजूज माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हल्फे यंसलून। हल क्या है? अक्सर लोग कहते हैं हल क्या है? इकबाल ने कहा था अपनी मिल्लत बस कयास अक़वाम मगरब का न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खिलाफत अला मनहाज नबुवा कायम होगी। कौन है जो इनकार करता है? कोई इनकार नहीं करता। एक कहता है सरमन राग के अंदर हजरत मेहदी बैठे हुए हैं, वो तशरीफ लाएंगे, बिस्मिल्लाह, और क्या कायम करेंगे? खिलाफत अला मनहाज नबुवा, या इमामत कायम करेंगे। हम भी मानते हैं कि सैयदुल अंबिया ने फरमाया, क्या खिलाफत अला मनहाज नबुवा जो हजरत इमाम मेहदी कायम करेंगे वो अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबर होगी?
क्या खिलाफत अला मनहाज नबुव्वा IMF की मेंबर होगी? क्या वो बटन वुड एग्रीमेंट के तहत पेपर करेंसी लेकर चलेगी? क्या वो कहेगी कि नहीं हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं? नहीं, इस्लाम किसी तौर पर कॉम्प्रोमाइज की जरूरत नहीं समझता। मेरे दोस्त समझते हैं कि हम जमहूरियत के सिस्टम के अंदर जिंदा रहकर हम आगे बढ़ सकते हैं। सैयदुल अंबिया की सुन्नत इसके खिलाफ है। मक्का के सरदार जमा हुए, फरमाया देखो हम सारे मिल के तुमको सरदार बना देते हैं। हम नून लीग, हम लोग जनाब पीपल्स पार्टी, हम सारे मिल के तुम्हें सरदार बनाते हैं। आए हमारे साथ तुम, वो क्या कहते हैं आजकल, म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये हल्कों की आपस में वो कर लेते हैं, ये तुम्हारा हल्का ये हमारा, और हम तुम्हारी बात, तुम इस चीज फरमाया मेरे हाथ पर चांद और मेरे हाथ पर सूरज अगर रख दिया जाए तो मैं नहीं मानूंगा। डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करने के लिए तो सारा का सारा अरब तैयार था उनको। इस्लाम बुनियादी तौर पर कई दफा अर्ज करता हूं गलबे का कायल है, और गलबा यह होता है कि 500 गांव होते हैं, उन पर 5 बदमाशों का गलबा होता है। अल्लाह कहता है पहले इस गलबे को खत्म करो और फिर उस पर मेरी बादशाहत कायम करो। मुझे किसी ने अक्सर सवाल लोग करते हैं कि फिर हमारा सिस्टम कौन सा है। इस्लाम हुक्मरान के ऊपर इतनी शर्तें आयत नहीं करता जितनी शर्तें अहल राय पर आयत करता है। मैं ऑक्सफोर्ड में तकरीर कर रहा था, मुझे किसी ने कहा ये तो फिर आप लोगों को वोट देने से, राय देने से रोक रहे हैं। मैंने कहा आप जब वोटिंग करते हैं तो आप एक कंडीशन लगाते हैं कि ये बंदा जो है 18 साल का होगा तो ये वोट देगा। यू पुट अप वन कंडीशन, सिंपल। 15 साल के ज़हीन तरीन बच्चे को वोट देने का हक हासिल नहीं है। 85 साल के फातरुल अकल बूढ़े को, जिसको फालिज हुआ, वो भी वोट दे सकता है। जब एक कंडीशन लगाते हैं तो फिर आप 10 कंडीशन भी लगा सकते हैं, अनलेस या तो फिर पैदा होते ही बच्चे का अंगूठा लगवाओ। इस्लाम कहता है कि आप वोटिंग के लिए, आप राय के लिए एक ऐसे, जब वो आप राय के लिए ठीक आदमी को इलेक्ट कर लेंगे उसके बाद और कोई मसला नहीं है। जिस दिन आप अपने मामलात का, आपके 10 लाख रुपया फंसे हों तो आप ढूंढते हैं ईमानदार आदमी कौन सा है जो हमारा फैसला करवाए। मोहल्ले में कभी किसी को मुश्किल पेश नहीं आई कि इस मोहल्ले के अंदर दीनदार, ईमानदार, नेक और साले आदमी कौन सा है। कभी किसी को हम साले आदमी ढूंढने की तरफ रवाना नहीं होते। तो बुनियादी तौर पर कहने का मकसद यह है कि यह पूरे का पूरा वो सिस्टम है जिस सिस्टम की सपोर्ट जो है वो सिर्फ और सूद के निजाम के ऊपर है। आज अगर आप सूद के इस निजाम की जड़ को उखाड़ के नीचे फेंक दें, ये पूरे का पूरा निजाम धड़ाम से गिर जाता है। किसी जिमी कार्टर को मूंगफली के फार्म से निकलकर कभी भी 6 या 8 बिलियन डॉलर नहीं मिलेंगे जो कॉर्पोरेट कल्चर उसको देता है और बैंक्स के थ्रू देता है। किसी नवाज शरीफ को, किसी आसिफ जरदारी को इस तरह बैंकिंग और आर्टिफिशियल क्रेडिट की सपोर्ट हासिल नहीं होगी। यह है वो रास्ता जिस रास्ते की तरफ हमने जाना है, और यही वो रास्ता है कि जो रास्ता आपको जंग के लिए तैयार करता है। एक बात याद रखो, अल्लाह ताला उन लोगों की नेकियों को कबूल करे और अल्लाह ताला उन लोगों को इस रास्ते में और आगे जाने दे। अल्लाह, मेरा अल्लाह, मैं अक्सर कहता हूं, बहुत धड़ेबाज है। अल्लाह से बड़ा, पंजाबी में कहते हैं, तड़वई कोई नहीं है। अल्लाह पूरे कुरान के अंदर सिर्फ दो लोगों का ऐलान करता है, एक हिजबुल्लाह, अल्लाह के धड़े के लोग, और एक हिजबुश्शयातीन, शैतानों के धड़े के लोग। हिजबुल्लाह वो हैं जो हरबम मिनल्लाह व रसूल ही, अल्लाह उसके रसूल की जंग में अल्लाह उसके रसूल के साथ हैं, और शयातीन के लोग वो हैं खा वो किसी भी तौर पर मुकाबले पे खड़े हों, खा वो इतना भी कह दें कि नहीं कुछ देर के लिए हम सब्र कर लेते हैं, कुछ देर के लिए हम गुजारा करते हैं, मेरे अल्लाह के नजदीक वो दूसरे धड़े के लोग हैं। अल्लाह के धड़े के लोग, उनकी खताएं भी माफ हो सकती हैं, उनकी कोताहियां भी माफ हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह के दुश्मनों की ना खताएं माफ होती हैं और ना कोताहियां माफ होती हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।